जाते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। और आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत बड़ा उसी लेवल का एक बहुत बड़ा मेगा शोडाउन होने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं कैसे बैलन डोर यार अब कहीं ना कहीं कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि किसके हाथ वो लगने वाला है। और ऑफकोर्स यार हर फुटबॉल डेली की तरह आपको इस एपिसोड में फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट और ट्रेंडिंग स्टोरी इसी एपिसोड में मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको एपिसोड को एंड तक जरूर देखना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह फुटबॉल एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं वर्ल्ड कप 2022 के प्लेऑफ ड्रॉ के बारे में। फटाफट से ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। 12 टीम्स को यहाँ पे ड्रॉ में रखा गया है। 4 टीम्स के 3 ग्रुप बनाए गए हैं। एक ग्रुप में यानी कि 4 टीम 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, मतलब कि एक ग्रुप से 1 विनर, यानी कि 12 टीम में से यहाँ पे सिर्फ 3 विनर्स होने वाले हैं जो कि क्वालिफाई करेंगे। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी, अब मैं बताता हूँ ग्रुप ए में यार मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वेल्स ले जा सकती है। ग्रुप बी में मेरे को लगता है कि यहाँ पर स्वीडन का सबसे ज़्यादा चांसेस है। अगेन सबसे बड़ा मुद्दा है ग्रुप सी। चाहे यार आप पोर्चुगल के फ़ैन हो यार चाहे आप इटली के फ़ैन हो, अगेन दोनों फैंस के पर्सपेक्टिव से आप यही चीज़ अवॉइड कर रहे थे और गरीमत देखो यार यही चीज़ हो गई है। अगेन यार इट्स अ पिटी कि पोर्चुगल और इटली अगर अपने यूजुअल लेवल पे खेल रही होती ना, डेफिनेटली वर्ल्ड कप विनिंग कंटेंडर्स होते। अगेन आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ से डिसएग्री करेंगे, बट ये रियलिटी है और ये भी कहीं ना कहीं उस पैकिंग ऑर्डर में उस प्रायोरिटी में होती। बट रियलिटी ये है कि अभी इनके वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के भी लाले पड़ रहे हैं। अब प्रेडिक्शन की बात करें तो आई थिंक मेरे को लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जैक्टली प्रेडिक्शन करना यहाँ पर सही नहीं रहेगा, क्योंकि अब से लेके मार्च तक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और काफ़ी सारी चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन व्यूज़ की गरीमत देखते हुए और थोड़ी तंगी होते हुए यार तो ब्रेकडाउन एनालिसिस तो करना ही है। तो सबसे पहले यार इटली की बात करें तो आई थिंक इटली जो सबसे बड़ी चीज़ को मॉनिटर करेगी वो होने वाली है उसके प्लेयर परफॉर्मेंस की। और खास तौर से 3 प्लेयर ऐसे होने वाले हैं जिस पे सबसे ज़्यादा खास नजर रहेगी, वो है चिलेनी, बोनुची और चिएसा। और इसके पीछे का मैं रीज़न बैक कर रहा हूँ क्योंकि यार जुवेंटस का डोमेस्टिक सीजन इस समय काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है और परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही है। बट एट द वेरी लीस्ट यार इटली के पास एटलीस्ट टैक्टिक्स तो हैं, एक सिस्टम तो है। मानसिनी के टैक्टिक्स ने उनको यूरोपियन चैंपियनशिप जितवा दिया एंड दैट व्हाट दे डू बेटर। अब बात करते हैं पोर्चुगल की, तो मेरे ख्याल से यार पोर्चुगल में प्लेयर परफॉर्मेंस अभी इतना मैटर ही नहीं कर रही। अब आप लोग कहोगे यार कैसे अभी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे तभी तो टीम बाहर है। लेकिन इसके पीछे यार मैं बताता हूँ, क्योंकि जाओ कैंसिल हो गए, हम सिटी की परफॉर्मेंस की बात करें ही इज़ बिन क्लास। अगर रोनाल्डो की यूनाइटेड की परफॉर्मेंस की बात करें ही इज़ बिन क्लास। अगर यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा की बात करें वो क्लास है। डिएगो जोटा की बात करें वो क्लास है। बट व्हेन दे कम ऑन टू अ सेम प्लेटफॉर्म, जब वो पोर्चुगल की जर्सी पहनते हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं निकलती। उसके पीछे रीज़न है फर्नांडो सैंटोस। यस, सैंटोस मेरे हिसाब से एक बहुत ही पैसिव और डिफेंसिव कोच है। वो हर मैच को अपनी टीम को इस तरह डिफेंसिव फील्ड कर रहा है और इस तरह क्लची गेम्स लेके जा रहा है कि बस कैसे भी करके हम मैच ले जाएं एक ऐसी टीम के साथ जो कि सही में एक सिस्टम में बहुत एग्रेसिव और बहुत ऑप्रेसिव हो सकती है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अभी हम वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हमने यूरोपियन चैंपियनशिप में भी हम स्ट्रगल करे थे और हम वर्ल्ड कप 2018 में भी स्ट्रगल करे थे। एंड दिस इज़ द रियलिटी, दिस टीम डिजर्व्स बेटर। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल आप में आएगा क्या फर्नांडो सैंटोस सैक होगा। अब आपको याद होगा कि यार मैंने थोड़े एपिसोड्स पहले मैंने इस चीज़ का अपडेट दिया था कि सैंटोस ने पोर्चुगल एसोसिएशन को ये प्रॉमिस किया है कि वो अगर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करवा देता है पोर्चुगल तब तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता कि उसको सैक होना या फिर रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर वर्ल्ड कप के लिए पोर्चुगल क्वालिफाई नहीं करता तो उसने कहा कि मैं खुद ही रिज़ाइन कर दूंगा रिस्पेक्टफुली। अब मेरे को पता है कि आप में से जो रोनाल्डो के फ़ैन है, मैं खुद रोनाल्डो का फ़ैन हूँ, आप लोग क्या सोच रहे हैं मैं भी वही सोच रहा हूँ। बट अगेन क्लब एंड कंट्री कम्स फर्स्ट बिफोर एनी प्लेयर, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं बैलन डोर के रिगार्डिंग। अब यार बैलन डोर के रिगार्डिंग आपको पता है अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में कैसे लीक्स निकल रहे थे कि लेवेंडोव्स्की यहाँ पर जीत रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे उसके काउंटर में रिपोर्ट्स आ रही थी, लीक चल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं यार अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ही टाइम बचा है जब बैलन डोर ऑफिशियली यहाँ पे सेरेमनी होने वाली है। लेकिन उससे जस्ट कुछ टाइम पहले यहाँ पे स्काई स्पोर्ट्स के एक रिपोर्टर ने ये रिवील किया है कि जो बैलन डोर है वो मेसी ही जीतने वाला है एंड इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म। उन्होंने कहा कि कुछ टाइम पहले जब लेवेंडोव्स्की के रिपोर्ट्स आए थे उसके बाद ये भी रिपोर्ट आने लगे थे कि मेसी ही जीत रहा है और मेसी को ऑलरेडी बता भी दिया है, आपको इस चैनल पे बता भी दिया था मैंने। उन्होंने कहा कि वो लीक्स सही हैं और वो लीक्स कंफर्म है। उन्होंने कहा कि येस, लियोनेल मेसी हैज ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड कि वो 7वां बैलन डोर अपना जीत रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने रिवील करी है यार वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
उन्होंने कहा कि मेसी तो जीत रहा है लेकिन मेसी के नीचे लेवेंडोव्स्की नहीं होने वाला, यानी कि लेवेंडोव्स्की सेकंड पोजीशन पे नहीं होगा, लेवेंडोव्स्की होगा थर्ड पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे कोई और नहीं बल्कि है करीम बेंजेमा। लाइक सीरियसली अभी तक मेसी और लेवेंडोव्स्की में फाइट चल रही थी बैलन डोर के लिए और यहाँ पे लेवेंडोव्स्की सेकंड प्लेस भी फिनिश नहीं कर पा रहा। इसका रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि सबसे बेहतर आप ये बताओ कि आपके लिए फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे कौन होने वाले हैं और क्या आपके हिसाब से बेंजेमा एक्चुअली में डिजर्व करता है कि सेकंड पोजीशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार ये तो ऑफिशियल बैलन डोर। अब बात करते हैं एक फैन फेवरेट बैलन डोर, यानी कि यार आपको पता है ट्रांसफर मार्केट एक बहुत फेमस वेबसाइट है, उनके इंस्टाग्राम पेज पे उन्होंने अपना बैलन डोर होस्ट किया था और उनके बैलन डोर का जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि सारा बैलन डोर फैन फेवरेट यानी कि फैंस की वोटिंग पे डिपेंड होने वाला है। अब उनका जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि 2 प्लेयर्स को वो हर कंटेस्ट में भिड़ाएंगे और उसमें से जो ज़्यादा वोट ले लेगा वो नेक्स्ट राउंड में कंटेस्ट करेगा। अब क्वार्टर फाइनल की बात करते हैं तो यहाँ पे लियोनेल मेसी ने डिफीट किया है करीम बेंजेमा को, यानी कि मेसी को ज़्यादा वोट मिले हैं तो वो जाएगा सेमीफाइनल में। ऐसे ही दूसरे क्वार्टर फाइनल की बात करें तो यहाँ पे मोहम्मद साला ने डिफीट किया है अर्लिंग ब्राउट हालैंड को। साथ ही साथ बात करें तीसरे की तो यहाँ पे लेवेंडोव्स्की ने बीट किया है एम्बापे को और चौथे में रोनाल्डो ने बीट किया है एनगोलो कांते को। ये तो क्वार्टर फाइनल के रिजल्ट। अब सेमीफाइनल की बात करते हैं तो यहाँ पे मोहम्मद साला ने डिफीट किया है लियोनेल मेसी को और लेवेंडोव्स्की ने डिफीट किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, यानी कि रोनाल्डो और मेसी दोनों बाहर। और अगर फाइनल की बात करें तो यहाँ पे लेवेंडोव्स्की ने डिफीट किया है मोहम्मद साला को। पहली बता दूं भाई ये मेरा एजेंडा नहीं है, ये उस वेबसाइट का एजेंडा नहीं है, ये फैंस ने वोट किया है, सो ये ऑल फैन वोटिंग डिपेंडेंट वाला बैलन डोर था। इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि क्या लेवेंडोव्स्की और साला एक्चुअली में फाइनल में डिजर्व करते हैं? डू लेट मी नो। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं पीएसजी की, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो कंट्रोवर्सी का मुद्दा था ना वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से उठ के अब धीरे धीरे पीएसजी में आ रहा है। अब यार आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले कितना बड़ा हंगामा कट रहा था पीएसजी, यूनाइटेड और पोचेटिनो के बीच में, लेकिन इसी साइलेंस को, इसी कंट्रोवर्सी को ब्रेक करते हुए अब यहाँ पे स्पोर्टिंग डायरेक्टर लियोनार्डो सामने आए और उन्होंने बहुत ही क्लियर कट उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है। उन्होंने 2 चीज़ कही है। उन्होंने कहा है कि ना तो हमने पोचेटिनो को जाने के लिए कहा है और ना ही पोचेटिनो ने हमसे यहाँ पे रेजिग्नेशन मतलब लीव लेने की बात की है कि भाई ठीक है मैं दूसरे क्लब में जा रहा हूँ। कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट्स हैं कुछ भी कहती रहें। साथ ही साथ उन्होंने ये चीज़ कहा है कि हमने जिदेन को भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमने यहाँ पर जिदेन को भी कॉन्टैक्ट नहीं किया है। अब आपको लगेगा कि यार ये तो उन्होंने सारी चीज़ें रिपोर्ट गलत बता दी, लेकिन इसके पीछे यार मेरे हिसाब से 2 रीज़न है कि एक्चुअली में क्यों किया जा रहा है। पहला रीज़न है कि मेरे को लगता है कि क्योंकि जिदेन को एक्चुअली में कन्विंस नहीं कर पाए तो अब मतलब बनता नहीं है कि पोचेटिनो को सैक करें या फिर पोचेटिनो मिड सीजन यहाँ पे छोड़ के जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में या रियलिटी है कि पोचेटिनो को सैक करने के बाद या रिप्लेस करने के बाद इन पे रिप्लेसमेंट और किसी को देखते ही नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जिनेदिन जिदेन है। उसका दूसरा पॉइंट ये कि क्योंकि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है और वहाँ पे ऑलरेडी द प्रोफेसर हैज़ कम, तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो समर तक शांत रहने वाले हैं और अब जो भी होगा वो समर में होगा। तो डेफिनेटली ये जो इतना बड़ा हंगामा था उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड हो गई और जिदेन भी साइड हो गया, तो पीएसजी को अब पोचेटिनो के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि क्योंकि अब पीएसजी और पोचेटिनो समर तक रहने वाले हैं, वो लीग 1 के अलावा चैंपियंस लीग क्या डिलीवर कर सकता है? और अगर नहीं कर सकता तो आपके हिसाब से पीएसजी इस पोचेटिनो के साथ, इस सिस्टम के साथ सबसे ज़्यादा कहाँ तक जा सकती है, क्वार्टर फाइनल, राउंड ऑफ 16 या फिर सेमीफाइनल? लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं राल्फ रैंगनिक द प्रोफेसर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो अभी तक यार हमें पता है कि ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं 1-2 दिन में आप मान के चलो कि ऑफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड लोकोमोटिव मॉस्को के साथ एग्रीमेंट रीच हो चुका है। और रिपोर्ट के हिसाब से यार आई थिंक कोई भी पैसा उन्हें नहीं देना पड़ेगा। पहले बात चल रही थी कि 5 मिलियन देने पड़ेंगे, लेकिन अब वो भी नहीं देने पड़ेंगे एज ऑफ नाउ। लेकिन इसी के साथ यार यहाँ पे ये चीज़ भी कंफर्म कर दी गई है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और रिपोर्ट्स यही है कि राल्फ रैंगनिक का बहुत बड़ा रोल होने वाला है एक परमानेंट मैनेजर को साइन करने में। और इसी तरह यहाँ पर अब कहीं ना कहीं पोचेटिनो के साथ एरिक टेन हैग का नाम भी सबसे ऊपर आया। लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार मैं आपको कि एरिक टेन हैग का नाम मेंशन करने से कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता। अभी भी जो उनका प्राइम कैंडिडेट है वो मॉरिशियो पोचेटिनो ही है और उसी को ये यहाँ पर लाना चाहते हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जहाँ पे अभी आपको ओपिनियन में मेरे को चाहिए, वो ये है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से यूनाइटेड ने रैंगनिक को भी कंफर्म कर दिया कि अगर हम टॉप 4 इस सीज़न फिनिश कर देते हैं और हम ट्रॉफी जीतते तो उनको बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि यहाँ पर यूनाइटेड रैंगनिक को खुशी खुशी अपना परमानेंट मैनेजर बना सकती है अगर यहाँ पर रैंगनिक का कंफर्टेबल है और रैंगनिक की परमिशन होगी। यानी कि अगर उसको परमानेंट मैनेजर बनने में कोई दिक्कत नहीं है तो यूनाइटेड उनको बना देगी।
अब इसके रिगार्डिंग यार मेरा आपसे ओपिनियन है कि क्या आप सही में चाहते हैं कि रांगनिक, अगेन मेरे को पता है कि अभी इतने गेम्स हमने नहीं खेले, अभी एक भी गेम नहीं खेला, बट स्टिल क्या आपको लगता है कि रांगनिक को अगर परमानेंट मैनेजर बना दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, या आपके हिसाब से नहीं 6 महीने ठीक है, बाकी स्पोर्टिंग डायरेक्टर वाला रोल ज़्यादा सही रहेगा, हमें किसी और मैनेजर की ज़्यादा ज़रूरत है लॉन्ग टर्म में? डू लेट मी नो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं एक ट्रांसफर अपडेट की, लेकिन ये थोड़ी एक्सक्लूसिव भी है और बड़ी भी है, बॉक्स ऑफिस भी है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब बार्सिलोना की। तो कल बार्सिलोना के एजेंट मैनचेस्टर सिटी में गए थे और वहाँ पे नेगोशिएशन थी स्टर्लिंग के रिगार्डिंग, मतलब वो यहाँ पे इंक्वायर कर रहे थे स्टर्लिंग की कि भाई कैसे यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाए। और बातों बातों में यहाँ पे बार्सिलोना ने मुद्दा उठा दिया फेरन टोरेस का। अब अगेन बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे भी, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जहाँ पे फेरन टोरेस का मुद्दा उठा वहीं पे सिटी ने बातों बातों में फ्रैंकी डियोंग का मुद्दा उठा दिया। और फ्रैंकी डियोंग पे इंक्वायर करने के बाद जो बार्सिलोना का रिप्लाई था वो ये था कि हम सेल नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आप 90 या 95 मिलियन यूरोस का हमें ऑफर नहीं दोगे। तो उन्होंने प्राइस टैग लगा दिया और उन्होंने कह दिया कि इससे नीचे का तो आप मान के चलो कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टर्लिंग की। तो स्टर्लिंग के रिगार्डिंग आपने देखा होगा कि रिसेंटली वो सारे मैचेस स्टार्ट कर रहा है एंड ही इज़ एक्चुअली ऑन अ गुड फॉर्म। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो उसकी पहली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब ये भी एक दिक्कत है कि हाँ उसको भाई मतलब सिटी के लिए दिक्कत है कि उसको बार्सिलोना में इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे परमानेंट डील हो नहीं सकती। अगेन लैक ऑफ कैश, लैक ऑफ फंड्स इन बार्सिलोना। लोन डील काइंड ऑफ यहाँ पर सिटी एक्सप्लोर कर रही है, बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि स्टर्लिंग की ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो ये थोड़ा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। अब बात करते हैं फेरन टोरेस की। अब फेरन टोरेस की ये बात सच है कि भाई उसने सिटी को यहाँ पे बता दिया है कि ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी अगर वो बार्सिलोना में जाने वाला है, और वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कीन है कि मैं बार्सिलोना में स्विच करूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिटी में खुश नहीं है, बस ये है कि उसको प्लेइंग टाइम यहाँ पर ज़्यादा चाहिए। और ये एक तरीके से बार्सिलोना ने काम करा, क्योंकि अगर स्टर्लिंग और टोरेस दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो कि प्लेइंग टाइम के लिए बार्सिलोना में जाना चाहते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम वही है कि लोन डील होने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, बट स्टिल यहाँ पे अभी तक डील की बात नहीं हुई है और परमानेंट डील में लैक ऑफ फंड्स का यहाँ पे सामने आ रहा है। अब बात करते हैं फ्रैंकी डियोंग की। तो मेरे को नहीं लगता कि मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली में फ्रैंकी डियोंग के लिए जाएगी, इवन दो वी नो ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। और उसके पीछे सिंपल मेरा रीज़न है कि यहाँ पे सिटी को पता है कि उन्हें नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में अर्लिंग ब्राउट हालांड की रेस में एंटर करना है। और हालांड के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है जो कि सिटी को बिल्कुल भी खुश नहीं करेगी। तो डेफिनेटली उनको सारे रिसोर्सेज को उन्हें ठीक करना है और दिमाग लगा के उन्हें आगे बढ़ना है। 90 मिलियन इज़ अ ह्यूज, भाई बहुत बड़ी डील होती है 90 मिलियन। और फ्रैंकी डियोंग के लिए मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे डील होने वाली है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं ट्रांसफर मार्केट अराउंड द वर्ल्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग में है। सबसे पहले बात करते हैं लीड्स यूनाइटेड के मिडफील्डर कैल्विन फिलिप्स पे। तो यार यहाँ पे पहले वो मैनचेस्टर के रडार में था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज़ खत्म होती हुई जा रही है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि आपको पता है कि लीड्स यूनाइटेड और मैनचेस्टर की बहुत बड़ी राइवलरी है और बहुत इंटेंस राइवलरी है। तो कैल्विन फिलिप्स मानते हैं कि अगर यूनाइटेड में वो स्विच करते हैं तो यहाँ पे उनके और उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा फैंस का बैकलैश मिल सकता है, एंड विच इज़ नॉट डेफिनेटली गुड। और ऐसे में वो लिवरपूल के राउंड अप में है और लिवरपूल ऐसे में सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही है। 50 मिलियन का प्राइस टैग है और यही जैसे मैंने पढ़ा, मैंने तभी सोच लिया मैं कि लिवरपूल नहीं जाएगी। येस दे नीड ऑल्टरनेटिव, दे नीड अ स्क्वाड डेप्थ, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं होगा ज़्यादातर, मेरे को लगता है हो भी सकता है, बट आई थिंक वो फॉरवर्ड पोजीशन में ज़्यादा ध्यान देंगे एज ऑफ नाउ। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं पॉल पोग्बा और अर्लिंग ब्राउट हालांड की। अब पॉल पोग्बा के रिगार्डिंग है, देखो मेरे को लगता है कि आप मान के चलो कि राल्फ रांगनिक के आने के बाद तो ये और कंफर्म हो गया कि पॉल पोग्बा यूनाइटेड में नहीं रहेगा, क्योंकि राल्फ रांगनिक जिस प्लेयर प्रोफाइल को प्रेफर करता है वो प्लेयर पोग्बा नहीं है। वो हाई वर्क रेट, वो भागना, पूरी मेहनत करना, पसीना, वो पोग्बा नहीं कर सकता, वी नो इट। डेफिनेटली अभी तो वो इंजर्ड चल रहा है, लेकिन इंजरी से वापस आने के बाद भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे पॉल पोग्बा थोड़ा साइडलाइन होगा और ये और भी उस पर थप्पा सील लगा देता है कि यस ही इज़ गोइंग आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस समर। और ऐसे में एक ही टॉप ऑफ द टेबल डेस्टिनेशन बनी हुई है और वो है रियल मैड्रिड। अब रियल मैड्रिड वैसे तो यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है पॉल पोग्बा की डील को लेके, लेकिन कुछ बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे पॉल पोग्बा के आने के बाद से जो कामाविंगा है और जो वाल्वर्डे है उनका जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि ऑलरेडी लूका मॉड्रिच यहाँ पे रुकने वाला है 2023 तक और टोनी क्रूस भी अभी यहीं पर है। तो क्या आपके हिसाब से ये जो डाउट खड़ा हो रहा है कि पॉल पोग्बा के आने के बाद वाल्वर्डे और कामाविंगा को नुकसान होगा, क्या आपके हिसाब से ये सोचना सही है या फिर नहीं? लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पे अर्लिंग ब्राउट हालांड की।
तो हालांकि के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि उन्होंने अपने क्लोज सोर्सेज को कन्फेस किया है कि रियल मैड्रिड उनका ड्रीम प्रोजेक्ट या फिर एक तरीके से प्रिफर्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन नहीं बनाया है। तो काइंड ऑफ हाँ भी और ना भी, मतलब बात को घुमाने वाली बात है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली मिनो रायोला ने भी एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा कि हालांड का एक घर भी है स्पेन में, हालांड इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन स्पेन, बट स्टिल उन्होंने कह दिया कि अभी बहुत जल्दी है, हम डिसीजन नहीं बनाएंगे। अगेन यहाँ पे भी उन्होंने बात को घुमा भी दिया और नहीं भी। और इसके रिगार्डिंग आप मान सकते हो कि क्या आपको लगता है कि हालांड मैनचेस्टर सिटी में जाके वहाँ का स्टार प्लेयर और वहाँ का फ्यूचर बने, या फिर क्या वो रियल मैड्रिड के इस गैलेक्टिको प्रोजेक्ट में अपना अपना हिस्सा दे और एम्बापे के साथ जो प्लेटफॉर्म है उसको शेयर करे? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। क्या बोल रहा हूँ मैं। बाकी यार यही था इस एपिसोड के लिए। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते हैं। 10,000 का अपना टारगेट है। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।